सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड यू आर वाचिंग जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय किसी नगर का छात्र हूं और अभी हॉस्टल में हूं। आप लोगों ने बोला था हॉस्टल देखने के लिए, खैर हॉस्टल हम बाद में दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में हम स्पेशली अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये उसका फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब आती रहेंगी। सब में इंट्रो मेरा शायद यही रहे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाउस में ही इंट्रो शूट करता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जाएगा। तो आप अच्छे से एग्जाम सॉल्व करते रहें। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे नवोदय दोस्त वगैरह हैं सब, इन सब के हेल्प से आप लोग सो आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है तो हम नीचे कमेंट करना। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, मतलब एग्जाम के समय तक जितना ज़्यादा हो सके। तो आप काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया है। उसके बाद से हम कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे भी बातें करते रहेंगे, साथ ही साथ और भी जगह से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, इसको सॉल्व कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखो। बोल रहा है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज कॉल्ड, यानी आंख का वो भाग जो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी आप देख रहे हो ये हमारी आई है और यहाँ पे आई को दर्शाया गया, डिपिक्ट किया गया एकदम अच्छे से ताकि आप समझ सको। तो बोल रहा है कि वो कौन सा पार्ट है जो जब लाइट हमारे आंखों में आता है तो उसको कंट्रोल करता है। तो अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आंसर पता होगा कि हमारा आइरिस होता है, क्योंकि जो आइरिस होता है इसी के पास, इसी के पीछे होता है हमारा प्यूपिल्स। तो जो ये प्यूपिल्स होते हैं यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो प्यूपिल्स होते हैं ये आइरिस के पीछे होते हैं। तो जब भी लाइट हमारे आंखों पे कम पड़ती है तो ये ज़्यादा फैल जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कंज्यूम कर सके, यानी अंधेरे में। लेकिन लाइट अगर सफिशिएंट मात्रा में रहता है तो ये मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो आइरिस होता है यही हमारे आंखों में जो लाइट का अमाउंट होता है उसको कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करना और अच्छे से करना, ये काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है सपोज यू हैव 9 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नेटाइज्ड आयरन। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास ये 9 सेंटीमीटर एक लंबा मैग्नेट है, जो मतलब आयरन मैग्नेटाइज्ड है, यानी आयरन जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका। बोल रहा है कि इसको आपको 3 पार्ट में काटना है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा पहला भाग होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा, और जो हमारा दूसरा भाग होगा वो बोल रहा है 3 सेंटीमीटर का। तो ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरीके से हमारा तीसरा भाग 4 सेंटीमीटर का है। और बोल रहा है कि उसके बाद से अगर आप प्रत्येक भाग का परीक्षण करोगे, जब सभी भाग का, सभी पार्ट का टेस्टिंग करोगे, तो इसमें से क्या ऑप्शन आएगा, क्या कंक्लूजन निकलता है इन चारों में से, मतलब कौन सा आंसर सटीक बैठता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जो 2 सेंटीमीटर वाला होगा पार्ट वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी उत्तरी ध्रुव की तरह, और जो 4 सेंटीमीटर वाला होगा वो दक्षिण ध्रुव की तरह बिहेव करेगा। और उसके बाद से फिर से नीचे, अभी इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से हमको कोई भी यहाँ पे मैग्नेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझने को नहीं मिलती है। दूसरे पार्ट में क्या समझने को मिल रहा है, ओनली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और बोल रहा है ये जो बीच वाला पार्ट होगा यही सिर्फ मैग्नेट की तरह, ये पूरा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी इधर का इसका नॉर्थ पोल, एक तरफ का साउथ पोल हो जाएगा। और उसके बाद से बोल रहा है कि ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोल रहा है ऑल पार्ट्स बिहेव एज अ मैग्नेट, जितने भी पार्ट्स होंगे सभी के सभी एक अपना मैग्नेट बन जाएंगे, यानी टूटने के बाद अपना वो खुद का उनका एक एग्जिस्टेंस हो जाएगा एज लाइक अ मैग्नेट। अब वहाँ पे हमारा फिर चौथा ऑप्शन है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर लंबा अपना चुंबकत्व को खो देता है, और सभी 2 चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो 3 सेंटीमीटर लंबा चुंबक था वो जो है वो अपना मैग्नेटिक पावर खो देगा, और जितने भी और चुंबक जो दोनों बचे हैं हमारे 2 और 4 वाली, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे आप समझो, अगर एक चुंबक है, कैसा हूँ भी चुंबक है, अगर आप उसको कितना हूँ भी पार्ट में तोड़ दो तो जितने भी उसके पार्ट बनेंगे वो सभी पार्ट खुद ब खुद में एक अपना चुंबक रहेंगे। यानी अगर एक चुंबक है, अगर आप इसको 5 पार्ट में बांट देते हो तो आप ये समझो कि इसके 5 चुंबक बन गए, अब ये एक चुंबक नहीं रहा। तो अगर इसके हिसाब से इन ऑप्शनों में से देखो तो हमारा एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, वो है हमारा ऑप्शन सी,
क्योंकि जो मैग्नेट के जितने भी भाग होंगे वो सभी एक स्वतंत्र मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे, वो सभी के सभी एक प्योर मैग्नेट बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है थोड़ा समझना। यहाँ पे बोल रहा है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन मायोपिया, यानी जो मायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती है लेकिन जो दूर की चीजें होती है वो ब्लर दिखाई देता है। तो इसको आप हिंदी भाषा में देखो तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है जब हमें मायोपिया होता है यानी निकट दृष्टि दोष होता है तो। और एक और डिसीज होता है वो होता है हाइप्रोपिया। तो ये जो हाइप्रोपिया होता है इसमें क्या होता है कि पास की चीजें जो होती है वो हमें अच्छे से नहीं दिखाई देती है और जो दूर की चीजें होती है वो क्लीन दिखाई देता है। ये सभी चीजें मैं आपको इमेज के फॉर्म में भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो मायोपिया होता है इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। मायोपिया में जो हमारा लेंस यूज किया जाता है वो किया जाता है हमारा कॉनकेव लेंस। अब यहाँ से आप याद रखो ये मायोपिया जो है यहाँ पे हमारा कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, लेकिन ये जो हाइप्रोपिया है इसमें जो आपको अभी मैंने बताया था उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। ये जो हाइप्रोपिया जो लिखा था मैंने इसमें जो हमारा लेंस यूज किया जाता है ये कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जबकि मायोपिया होता है इनमें हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। इसलिए जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं इन लोगों को अवतल लेंस दिया जाता है और जो दूर दृष्टि लेंस वाले होते हैं लोग उनको उत्तल लेंस दिया जाता है। अब आपको थोड़ा सा मैं और भी समझाता हूँ क्यों, क्योंकि जैसे देखिए ये अगर आई है, अगर यहाँ पे रेटिना है, अगर इमेज जो बनता है तो लाइट ऐसे आएगा तो इमेज बनेगा। लेकिन क्या होता है जब हमें निकट दृष्टि दोष होता है तो ये लाइट आकर के यहीं पे मिलने लगता है, यहाँ तक रेटिना पे नहीं पहुँच पाता है। तो अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस को लगाते हैं यानी कॉन्वेक्स लेंस को लगाते हैं तो ये लाइट को थोड़ा सा फैला देता है और फिर फैलने के बाद से तब लाइट आकर के यहाँ पे रेटिना पे मिलने लगती है। कैसे हम इसका इलाज करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझना, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है, मतलब ऑप्शंस जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द कार्बोनेशन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो डेड वेजिटेशन से कार्बोनेशन के प्रोसेस जो होते हैं उससे इसमें से कौन सा सब्सटेंस बनता है। तो अब यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे कोक भी है, कोल तार भी है, कोल गैस भी है और कोयला भी है। लेकिन आप यहाँ पे समझो ये जो कोयला है ये जो कोल है हमारा इसी के ये सभी प्रोडक्ट है। ये जो कोक हमारा हो गया या कोल तार हो गया ये हमारा ये कोल गैस हो गया, ये जितने भी ये तीनों प्रोडक्ट है ये जो तीनों है ये तीनों प्रोडक्ट है। एक प्रकार से ये समझ सकते हो तीनों जो कोल के ये क्या है, ये कोल जो है ये एक प्रकार से फादर है यहाँ पे, और ये जो ये तीनों है ये एक प्रकार से यहाँ पे सन के रूप में है यानी इसके बेटे हैं या बेटियां जो भी हो तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी निम्नलिखित में से मृत वनस्पतियों से कार्बोनाइजेशन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बनता है। तो सीधा सा हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोल बनता है। डायरेक्ट जो कार्बोनेशन से हमारा जो सब्सटेंस बनता है वो कोल बनता है, लेकिन ये जो तीनों ऑप्शंस दिया है ये कोल से बनता है। तो इसलिए ये हमारा कोई भी ऑप्शन गलत होगा, सिर्फ हमारा कोल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है अब थोड़ा समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ अ रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर, और बोल रहा है कि एक इसमें नॉर्मल एयर प्रेशर यानी NAP जो होता है, NAP जो है मतलब नॉर्मल एटॉमिक प्रेशर, इसको नॉर्मल एटॉमिक प्रेशर भी हम बोलते हैं यानी शॉर्टकट में। तो ये जो हमारा दिया है ये दिया है 1.293 kg पर मीटर क्यूब, और उसके बाद से बोल रहा है कि इसमें कितने मास है, एयर के कितना मास है यही हमको बताना है, एयर का द्रव्यमान हमको बताना है, वो भी लगभग में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना यानी नियरली में इसमें आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन में। तो ये मैं थोड़ा सा आपको पहले अब समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें दी हुई है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से हम कमरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कमरे का आयतन हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम कमरे का आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, ये 5 × 4 × 3 हो जाएगा। तो अगर इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारा दिया हुआ है घनत्व यानी यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है एयर का,
यहाँ पे नॉर्मल एटॉमिक प्रेशर जो है उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। अब ये भी हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और मास पूछ रहा है, तो हम बहुत ही आसानी से मास के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब जो मास का फॉर्मूला होता है तो आप याद रखना है, यानी जो द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है वो हमेशा आप याद रखना, ये होता है डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी और वॉल्यूम होता है, यानी जो हमारे घनत्व होता है उसको हम आयतन से मल्टीप्लाई करा देते हैं जब हमको द्रव्यमान निकालना होता है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेंसिटी भी हमको मालूम है 1.293 दिया हुआ है और उसके बाद से ये दिया है केजी और ये मीटर क्यूब में, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यूम है ये भी हमने निकाला था 60 मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब से यहाँ पे मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद से ये हमारा बचेगा, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 77.58 kg। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है हमारा 77.58 यानी 77.58 आ रहा है किग्रा में, लेकिन हमको अप्रोक्सीमेशन में मान बताना, नियरली मान बताना है। तो अब 77 के इसमें से नियर कौन सा है, तो 78 है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 78 किग्रा। क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच एसिड फाउंड इन लेमन जूस। लेमन जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो नींबू का रस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे और भी चीजें मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे दिया मैलिक एसिड, तो जो मैलिक एसिड होता है ये एप्पल में पाया जाता है, याद रख लो आप, यहाँ से भी आपको कई चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ये एप्पल में पाया जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी LACT आ जाए, जहाँ पे भी लैक्ट शब्द आ जाए वहाँ पे समझना हमेशा मिल्क से ही। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये कर्ड में पाया जाता है, यानी दही में पाया जाता है। और ये फॉर्मिक एसिड, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एंट के स्टिंग में पाया जाता है, जब चींटियां डंक मारती है उसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको और भी एडवांस लेवल का नॉलेज भी मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। अब जो ध्वनि का तारतम्य होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो इसका सीधा सा आंसर है फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, अब इसको भी मैं आपको बता दूं, अगर ये पूछा जाए कि ध्वनि का प्रबलता किस पे निर्भर करता है, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड, आप याद रखना लाउडनेस ऑफ साउंड यानी ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पे निर्भर करती है, तो निर्भर करती है उसके एम्पलीट्यूड पे, कि जो ध्वनि है वो कितनी जोर सी है। लेकिन जो पिच होता है कि ध्वनि कितनी, उसके कितने उसमें तारतम्य है, मतलब किस तरीके से, तो वो जो होता है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि ध्वनि जो तीखी है या किस तरीके से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आप इसे सॉल्व करो, ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एलिमेंट एक्स बॉर्न इन एयर टू फॉर्म एन ऑक्साइड। अब आपको पता है कि एक एलिमेंट जो होता है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी जब उसको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको पता है। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपना एक ऑक्साइड बनाता है, और उसके आगे क्या बोल रहा है कि द एक्वेसिक सॉल्यूशन, और उसके बाद से उसको हम H2O के साथ मिलाते हैं, यानी उसको पानी में घोलते हैं। ऑफ दिस ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हमने पहले किसी एलिमेंट को एयर के साथ मिक्स किया तो उसका कुछ ऑक्साइड बना। अगर इस ऑक्साइड का जो एक्वेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी अगर इसको हम वाटर के साथ मिला करके और लिटमस पेपर पर चेक करेंगे, इसके ऑक्साइड को पानी में मिला करके जब हम लिटमस पेपर पे चेक करेंगे तो लिटमस पेपर क्या हो जा रहा है, ब्लू से रेड हो जा रहा है। आप ध्यान दो, ब्लू लिटमस टू रेड, जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल कर देता है, यानी वो क्या है, ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है लिटमस। यानी वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, हमारा एसिड है, यानी एसिडिक नेचर का है। पहले आप इतना समझ जाओ। अब आप ये समझ गए हो कि हमें जो भी चीज़ ढूंढना है वो एसिड ढूंढना है। तो अब मैं आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। अब आपको पता है कि हमें एसिड ही ढूंढना है, यानी अम्ल ढूंढना है कि कौन सा इनमें से अम्ल बनाता है, इन चारों में से किसका ऑक्साइड अम्ल बनाता है।
तो अब आपने अगर पढ़ा होगा बुक तो उसमें आपको पता होगा कि क्या लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि जितने भी जो मेटल्स हैं, उसमें बताया भी गया है, अर्थ की बुक में ही दिया है कि जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है हमेशा उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। आप हमेशा इसको याद रखो कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी वो क्षारीय नेचर के होते हैं। और उसके बाद से आप ध्यान दो, यहाँ पे जो नॉन मेटल होता है उसका जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिड का होता है, यानी वो एसिड नेचर का होता है। तो इन चारों ऑप्शन में सब हमें यही ढूंढना है कि कौन सा नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आप देखो कैल्शियम है, आपको पता है कि कैल्शियम एक मेटल है, तो कैल्शियम तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन आज तक आपने देखा ही नहीं है कि कार्बन का मेटल आता है, आज तक आपको पता भी होगा। तो कार्बन यहाँ पे अगर हम इसको अभी रखते हैं। आगे आप देखो मैग्नीशियम, आपको भी पता है मैग्नीशियम भी हमारा मेटल है। और यहाँ पे देखो पोटेशियम, पोटेशियम भी मेटल है। तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा और कार्बन हमारा सही होगा। यानी जब कार्बन को CO2 जो होता है इसका ऑक्साइड हो गया क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है, और जब हम इसको H2O के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा CO2 को जब हम H2O के साथ मिलाते हैं तो ये हमारा कार्बनिक एसिड बनाता है। आप याद रखो कार्बनिक एसिड बनाता है। जो कार्बनिक एसिड होता है तो नाम से आपको पता चल गया है कि ये एक एसिड है, तो ये इसलिए ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा डीप था मुझे पता है, बट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को अब आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है ट्यूबरकुलोसिस इज कैरिड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो टीबी होता है आपने ये सुना भी होगा ये वर्ड। तो ये जो तपेदिक होता है ये किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है या प्रोटोजोआ के कारण होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा कि जो कोविड होता है, जो कोरोना वाला है, ये वायरस के कारण होता है। उसी तरीके से ये जो हमारा जो ये ट्यूबरकुलोसिस है ये किसके कारण होता है, तो मैं आपको बता दूं ये होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण। आप याद रख लो ये होता है हमारा बैक्टीरिया के कारण। ये जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस होता है ये हमारे शरीर में लंग्स को इफेक्ट करता है, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उसको ये इफेक्ट करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये तब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द व्हाइट मटेरियल ऑफ एग विच सॉलिडिफाइड ऑन ब्लोइंग इट, यानी जो व्हाइट मटेरियल होता है एग में उसको जब हम गर्म करते हैं, यानी जब उसको बॉयल करते हैं तो ठोस में बदल जाता है, यानी वो सॉलिड हो जाता है। तो वही इसमें से कौन सा होता है। तो अगर आपने क्लास 8th में सेल चैप्टर पढ़ा है तो उसी में ये चीजें बताई गई है। जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन, जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन। और उसके बाद से जो उसका येलो पार्ट होता है आप फिगर में देखो उसको हम यॉक बोलते हैं। और भी आप अंडे के बारे में कई चीज़ें देख सकते हो स्क्रीन पे। वीडियो को बस यहीं पे मतलब रोका जाए ताकि इस पे अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस आता है तो फिर हम आगे भी वीडियोस बहुत ज़्यादा लाएंगे। एक दिन में 2 वीडियोस मैंने बोला था, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस आता है तो 3-4 वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा। मतलब अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तब मैं और अच्छे वीडियोस डालूंगा। तब कोशिश करो इसको और ज़्यादा शेयर वगैरह करो। और नवोदय विद्यालय का जो कोर्स है JNV पाठशाला का हमने जो बनाया है उसको भी परचेस करो। आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करो और JNV पाठशाला को सब्सक्राइब करके थोड़ा अपने भैया वगैरह को भी सपोर्ट करो, भैया का भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ। तो खैर चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।